क्या हो गया, बसंत पंचमी मना रहे क्या बच्चे लोग? बच्चे लोग बसंत पंचमी मंगा रहे क्या बोल रहा हूँ? ये तो उल्टा हो गया। हाँ तो बना दिए, इसमें कुछ रूल तो बाकी लोग दिमाग नहीं लगाते हैं ना। क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए आज तो। नाराजगी हो जाएगी। चलिए, एनीवे कल कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, हो गया, स्टार्ट करें? कहाँ गए बाकी लोग? इतने ही है? कोई प्रॉब्लम है कल की? हैं? हाँ, फूड चेन के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। फूड चेन का ही जो है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया वही आपका क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, उसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, कल हम लोग स्टार्ट किए थे बायोस्फीयर कंजर्वेशन देख रहे थे, इंटरनेशनल एफर्ट्स देख रहे थे। इसमें लास्ट में हमने स्टार्ट किया था नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल में आए थे, राइट? नगोया प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था 2010 में। तो इसका लक्ष्य बताया था कि 2010 जो हमने 1992 में आपका CBD किया था उसी का रिव्यू करना है ना। CBD का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है, क्योंकि 2012 तक आपका जो है 1992 से लेकर के 2012 तक 20 साल पूरे होने वाले थे। तो फिर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है करके नगोया में फिर से 2010 में क्या किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, राइट? और इसमें जो है कुछ 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसको 2020 तक अचीव करना था। 20 गोल्स अचीव टिल 2020 तक क्या करना था, उसको अचीव करना था। इन 20 लक्ष्य को ही क्या कहा जाता है? HE लक्ष्य कहा गया, HE टारगेट या HE गोल कहा गया। HE गोल कहा गया आपका जो है, HE क्यों कहा गया बता ही दिया था। आया समझ में? तो आ जाओ HE लक्ष्य। तो HE लक्ष्य में बहुत ज़्यादा तो याद नहीं करना है। जो 20 लक्ष्य है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 5 चौके 20, ठीक है। HE लक्ष्य को क्या किया गया आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही था। पहला है जैव विविधता के क्षय के कारण का पता करना। इसके 5 वर्ग बनाए गए, 4-5 क्लासेस बनाई गई। 20 लक्ष्य को जो है 5 वर्गों में डिवाइड करके सभी में 4-4 रखे होंगे। तो पहला था आपके जो है बायोडाइवर्सिटी के कारण, मतलब लॉस के कारण क्या क्या है? जैव विविधता क्षय का कारण से संबंधित चीज़ों को रखा गया। फिर दूसरा है जैव विविधता दबाव में कमी। दबाव में कमी आपका जो है रिडक्शन ऑफ प्रेशर ओवर द बायोडाइवर्सिटी। आ रहा है समझ में? उसको लेकर के कुछ पॉइंट्स थे। फिर है आपका जैव विविधता का संरक्षण। सभी स्तरों पर जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना है? संरक्षण सभी स्तरों पर, एट ऑल लेवल्स, कंजर्वेशन एट ऑल लेवल्स। और फिर है आपका जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना।
है ना, उसको लाभों को भी क्या करना है, जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, इंक्रीज द बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स ऑफ, बेनिफिट्स होगा ज़्यादा वर्ड है, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और फिर लास्ट है क्षमता निर्माण, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस तरीके से इन 5 वर्गों के अंतर्गत जो है 20 क्या किए गए, आपके लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनको 2020 तक क्या करना था, हासिल करना था। आगे बस समझ में। तो ये पुराने हो गए लक्ष्य वगैरह, 20 तो खत्म हो गया, तब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 12 लक्ष्य रखे थे, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए, एची गोल्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया में कितने लक्ष्य रखे गए, इन्हीं को डिवाइड करके इंडिया ने 12 बायोडाइवर्सिटी गोल निर्धारित किए, जैव विविधता लक्ष्य का निर्धारण किया, है ना। नोट्स में दिया है, पढ़ के आए हो। आ रहा है समझ में। भारत ने कितने किए, भारत में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो 12 कर दिए गए, 20 की जगह पे 12। हिंदी वाले नोट्स में तो दिख रहा है, इंग्लिश वाले नोट्स में दिया था, उल्टा के देखते हो, नहीं था, पेज खाली था, मतलब क्या होता है, किस प्रिंट नहीं आया कि किस कारण से नहीं था, ला के दिखाना था ना। तो ठीक है, तो इसमें लक्ष्य के वैसे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो दिख नहीं रहा कि 12 लक्ष्य को याद करोगे, ये कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वही सब है, जैव विविधता को बचाने के लिए क्या क्या करना है। तो 12 लक्ष्य बस याद कर लेना इसको, मतलब एक बार पढ़ लेना, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2020 तक हमें क्या क्या अचीव करना है, इस 12 लक्ष्य निर्धारित किए गए, और इन 12 लक्ष्यों को 2020 तक क्या करना है, हमें अचीव करना है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स कंसाइज करके मैं कोशिश करता हूँ। पहला ये है कि जैव विविधता के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में लोगों को क्या करना, आपका जो है जागरूक करना, बायोडाइवर्सिटी है क्या और उसके संरक्षण के बारे में। आ रही बात समझ में। पहला जो गोल है उसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को परिचित करवाना, उसको अवेयरनेस क्रिएट करना। आया समझ में। पहला पॉइंट्स का मतलब ये है। दूसरा जो है उसका सेंस ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी का महत्व है ना, उसका जो मूल्य है, इम्पोर्टेंस है, उसका वैल्यूज़ है, उसको हमारे सभी, हमारी जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं, विकासात्मक परियोजनाओं में शामिल करना, या नियोजन, विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नियोजन परियोजना में शामिल करना। दूसरे का सेंस क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। एजीटीज याद नहीं करना होता है, उसका सेंस समझ करके दिमाग में डालना होता है। समझ पा रहे हो। सेकंड सेंस क्या कहना चाह रहे, इंपॉर्टेंस और वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी शुड बी इंट्रोड्यूस इन ऑल आवर डेवलपमेंटल, आपके जो प्लानिंग्स, मतलब हम कोई भी डेवलपमेंटल प्लानिंग बनाए उसमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, हम महत्व दें, उसके संरक्षण को महत्व दें। अंधाधुन ये नहीं, जैसे जंगल अभी क्या ना, जंगल काट रहे तो अंधाधुन जंगल ही कट रहे हैं। जैसे हम जंगल काट के उद्योग लगाते हैं, यदि मान लिया हसदेव जंगल कट रहे तो पहले थोड़ा सा कहाँ पे और जंगल उतना ही बसाया जाएगा, उसकी जगह भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो जानवर है बेचारे वो तो चले ही जाएंगे, कहाँ से बचेंगे, है ना। तो उसको भी एक कुछ तकनीक ढूंढना चाहिए कि उनके जानवरों को नुकसान न हो, माइग्रेट कर सके, कहीं पे जाने का थोड़ा सा उनको टाइम मिले, माइग्रेट करने का, अपने आप को बचाने का। आई ना बात समझ में।
तो अंधाधुन काट देंगे तो फिर तो थोड़ा टाइम दे करके एक पर्टिकुलर रीजन में पहले एक्टिविटी किए तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ खतरा है उनके लिए, तो तब तक वो थोड़ा सा अपनी दूसरी जगह के लिए क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, और जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने ही कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उगाने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। जहाँ पे खदानें बंद हो गई, ख़त्म हो गई, वहाँ पे फिर से वृक्षारोपण वगैरह के लिए एफर्ट्स पूरा लगाना चाहिए। लेकिन ये सब काम नहीं करती, है ना। सरकार ने टेंडर दे दिया, उन्होंने खुदाई उदाई करके पूरा यूज कर लिया, बाद में ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो जिम्मेदारी भी देनी चाहिए कि भाई बाद में जब खदान ख़त्म हो जाएगी तो आपको फिर से क्या करके देना है, यहाँ पे प्लांटेशन करके देना है। आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया स्नेहा, लेकिन करते नहीं हम लोग, है कि नहीं। शुरुआत खुद से करनी है। दूसरा जब आपके जो है तीसरा जो पॉइंट है उसका सेंस यही है कि प्राकृतिक आवासों का संरक्षण का अधिक से अधिक प्रयास किया जाने, प्राकृतिक आवासों के क्षय को रोकना, प्राकृतिक आवासों के क्षय को रोकना। आपका जो है क्या करना, आपका रिस्ट्रिक्ट द डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट। वही मतलब जंगलों की कटाई को जितना हम कम कर सके, है कि नहीं। फिर विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन करना, विदेशी प्रजातियों का है ना प्रबंधन, विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स, मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स। उठा लो फोन गिरते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। बढ़ना भी है क्योंकि सीधा 8-10 हज़ार का फिर नया खर्चा आ जाता है, स्क्रीन भी खराब होगी 2-2.5-3 हज़ार खर्च हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के सतत प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाना। अब हमारे लिए कृषि करना तो जरूरी है, खाओगे क्या, तो उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सतत कृषि। आपका जो है वानिकी मतलब वृक्षारोपण या वन प्रबंधन, इन सबको बढ़ावा देना। सतत कृषि, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, इसको भी सस्टेनेबल सतत मत्स्य पालन या पोषणीय मत्स्य पालन कर दोगे, सब वर्ड क्लियर हो जाएगा। पोषणीय मत्स्य पालन, सस्टेनेबल फिशिंग, मत्स्य पालन, सस्टेनेबल आपका जो है फिशिंग या क्या बोलते हैं मत्स्य पालन को, कौन सा कल्चर बोलेंगे, एक्वा, ठीक है, पीसी कल्चर या एक्वा देंगे तो कोई बुराई नहीं है, कल्चर ना कम शब्दों को। हाँ मछली के अलावा बाकी भी आ जाएंगे। हाँ तो हम एक्वा कल्चर बड़ा वर्ड हो गया, ज़्यादा अच्छा है ना, तो कोई बात नहीं, तो मत्स्य पालन की जगह एक्वा कल्चर भी लिख लो, जल कृषि, सब आ जाएंगे समझ में। उसके अंतर्गत मत्स्य भी आ जाएगा, बाकी भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ आपका जो है, इसके अलावा छठवां नंबर को हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्थलीय और तटीय ना, स्थल में रहने वाले, तटीय और समुद्री, तीनों आ जाएंगे, स्थलीय, तटीय और समुद्री। इन सभी जीवों की प्रजातियों को, समुद्री जितने भी फ्लोरा एंड फौना है आपके जो जीव और
पादप प्रजातियों का संरक्षण, वही है, घुमा फिरा के वही लिखना है बस। आगे बस आपका जो है स्थली का टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल 20 क्षेत्रफल कवर करना, मतलब 20% क्षेत्रफल कवर करना है 2020 तक। मतलब सभी प्रकार के स्थल में होगा टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड एक्वेटिक या सीज। इन तीनों में जो भी जीव जंतु वनस्पतियां रहती है उसको प्रोटेक्ट करना है, और लगभग 20% एरिया क्या करना है आपका जो है 20% एरिया इसमें हमें 2020 तक कवर करना है। आया समझ में? उसके प्रोटेक्शन के लिए ये पॉइंट है आपका। फिर वही है जेनेटिक क्षरण को रोकने के प्लानिंग तैयार करना। जेनेटिक क्षरण एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, जेनेटिक आपके जो है लॉस या जेनेटिक डिग्रेडेशन, जेनेटिक क्षरण, इसका मतलब क्या होगा भाई? को रोकने के लिए योजनाएं तैयार करना, प्लानिंग तैयार करना। क्षरण को रोकने के लिए क्या करना आपका जो है, इसके लिए योजनाएं बनाना। तो जेनेटिक लॉस या जेनेटिक डिग्रेडेशन वर्ड क्या होगा? जेनेटिक क्षरण क्या होगा बताओ? मतलब ये होता है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहला तत्व बताया था मैंने, जीन्स होते हैं, और क्षरण का मतलब नुकसान। तो कई सारी हमारी ऐसी प्रजातियां जो पूरी तरह से पृथ्वी पर से क्या हो जा रही है ना, या तो जेनेटिक रूप से गायब हो जा रही है, जिनसी गायब हो जा रहे हैं, या फिर है भी तो फिर उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, क्वालिटी में गिरावट आ रही है। तो उसको फिर से क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको लंबे समय तक क्या कर सके, संरक्षित कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है साक्षी? ठीक है ना? पढ़ाई वढ़ाई हो रही घर में, मतलब रूम में कर रहे हो? ठीक। तो जो भी करो, और क्या ग्रेजुएशन हो गया ना तुम्हारा, कुछ पीजी वीजी का सोचा है? तो पीजी भी डाल दो एक साथ, कुछ ना कुछ साथ में करते रहो, डिग्री थोड़ा सा बढ़ते रहे। बीएड की एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस वाली, बीएड दे देना। एंट्रेंस में मैथ रीजनिंग का थोड़ा बहुत जीएसजी के आता है ना, छत्तीसगढ़ आता हो तो छत्तीसगढ़ की थोड़ा सा जीएसजी के पढ़ लेना, ठीक है। ऑनलाइन का असेसमेंट एक्सेस लेके सर की क्लास देख लेना जो जीएस पढ़ाते हैं। मैंने कहा ना कि चीज़ें को डाइवर्सिफाई करोगे उतना ही सस्टेनेबिलिटी, समझ गए ना, ज़्यादा होगी। भटकना नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने कल एक स्टूडेंट का डाला था, वो 2000 कब की बात होगी, 2016-17 में उसको पढ़ाया था मैंने जयपुर में, समझ रहे। तो जा कर के अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है, उसका पीएससी वैसे नहीं हुआ, वो भी लगी हुई थी, अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन उसके बाद एक अब नौकरी लग गई ना भाई, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गई, तो छोटी मोटी नौकरी नहीं है, ठीक है। आराम से बैठे बैठे 1 लाख रुपये मिलता है, 2 घंटे क्लास लेना पड़ता है बस, और बाकी सुविधाएं अलग मिलती है। फिर उसमें पीएचडी करके प्रोफेसर बन गए तो फिर राजा ही बन गए, तुम कुलपति बन सकते हो। ये सब मुझे गाइडेंस देने वाला नहीं था, नहीं तो मैं कुलपति उपपति बन गया होता अभी तक, समझ गए। लेकिन कोई देने वाला ही नहीं था कि कैसे बनते वो प्रोफेसर, कैसे बनते असिस्टेंट प्रोफेसर, कैसे बनते, कुछ नहीं पता था मुझे, समझ गए। इतना यूट्यूब और ये सब नहीं था हमारे समय में, तो वो सुविधाएं तुम लोग को बता रहे। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये गैम्बल है, मैंने कहा यूपीएससी जुआ है पूरी तरह से, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तो वही लोग जो यूपीएससी के साथ साथ कुछ और कर रहे हैं वो लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ यूपीएससी में लगे रहे नहीं हुआ तो फिर लास्ट में फिर वो आते हैं। तो थोड़ा सा एक रास्ता लेकर के चल रहा है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि जो मेन उद्देश्य है उससे भटकना नहीं है, टारगेट वही रखो, लेकिन साइड में यहाँ से रायपुर जाते हो तो बीच में चाय नाश्ता करने के लिए कहीं रुक जाते हो, तो साइड में कुछ व्यवस्था है सफ़र में, उसी सफ़र में कुछ दूसरी मंजिल भी है तो लेने में कोई बुराई थोड़ी है। तो ये थोड़ा सा कर लेना है। बहुत सारे रास्ते हैं नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी के भी, ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गया जेनेटिक क्षरण वाला। फिर से 8वां नंबर फिर से वही है
जो जेनेटिक संसाधनों के यूज से प्राप्त लाभ है उसको सभी को समान रूप से वितरित करना। जेनेटिक संसाधनों से प्राप्त लाभ को इसका जो है फिर से वही आ जाएगा, उचित और समान वितरण, जस्टिफाइड, है ना। समान की जगह न्यायपूर्ण वितरण ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, क्योंकि समान कैसे कर सकते हो, न्यायपूर्ण वितरण, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए। तुम तो हिंदी वाली हो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जेनेटिक, ये तो मैंने लिखवा चुका हूँ, उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीछे लिखवा चुका हूँ। जेनेटिक संसाधनों का आपका क्या करना है, आपका जो है उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण, प्रॉपर एंड जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे लिखवा चुका हूँ, ये पॉइंट 2 जगह लिखवा चुका हूँ, कल और परसों दोनों में, तो उसी को रिपीट करना था, तो उसको भी याद कर। क्लियर हुआ। तो ये एक पॉइंट ये हो गया आपका जो है। उसके बाद फिर से पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की सेवाओं के लिए, सुरक्षा का संरक्षण कर देना ज़्यादा बेटर है, संरक्षण की सेवाओं के लिए प्रोविजन करना, सेवाओं के लिए प्रावधान करना, प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन। आया समझ में। तो ये तो हो गया आपका। उसके अलावा प्रभावशाली राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार करना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रभावशाली इफेक्टिव राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना है, नेशनल एक्शन प्लान, राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना, नेशनल एक्शन प्लान प्रिपेयर करना, राइट। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो वो तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आया समझ में। फिर है आपका जो है सामुदायिक पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना, सामुदायिक पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना, प्रमोट कम्युनिटी ट्रेडिशनल नॉलेज। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ। ठीक है, तो आप लोग गांव में रहे होंगे तो कुछ लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, ऐसा कर लोगे तो वैसा हो जाएगा, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, ठीक है। फिर पेड़ पौधों को कैसे पूजा वूजा करते हैं हम लोग, है ना, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्थापित करेंगे, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए बढ़ावा मिलेगा, है कि नहीं। और कैसे करना है उसके बारे में भी उनको कई सारी जानकारियाँ होती है कि कैसे पेड़ों को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है, तो उन सबको यूज कर सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है जैव विविधता संरक्षण के लिए। और लास्ट है आपका जो है कि वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना, क्योंकि उसके बिना 12 हो गए क्या, है ना। 12वां नंबर है कि सब काम तभी कर पाओगे जब पैसा होगा, वित्तीय
पैसा होगा लेकिन तकनीक नहीं होगी तो भी नहीं कर पाओगे, तकनीक होगी लेकिन मानव नहीं होंगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना, आया समझ में? प्रोवाइड फिनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। मानव भी तो चाहिए ना काम करने के लिए, प्रशिक्षित मानव। चलिए, ये हो गया आपके भारत के 12 लक्ष्य। कभी आज अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं मिला है और उसको मैंने कंसाइज कर दिया, नोट्स में था नहीं था, हिंदी वाले में तो है लेकिन हिंदी वाला पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, ये पॉइंट बना दिया तब याद कर लोगे। तो और जाके ऐसी पढ़ने की आदत विकसित करना है, अपने शब्दों में अपनी चीज़ों को समझ करके अपने शब्दों में भावनाओं के रूप में याद करोगे तब होगा। नोट्स से कोई भी चीज़ पढ़ते हो, करंट अफेयर भी पढ़ते हो तो करंट अफेयर में जो बुकीज है उसी से याद करने की कोशिश करोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। तो पहले तो वो जो सेंटेंस कहना चाह रहा है उसको समझो और फिर उसको अपने शब्दों में पॉइंट बना करके उसी के बाजू में लिख दो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कॉपी लेके नोट्स बनाओगे, लिखते बैठोगे, कुछ दिनों बाद वो नोट्स याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो अभी रहता ना, अभी निकल के आया तो कई लोग तो ऐसे 10 बुक खोल लेंगे, यहाँ का ये उतारेंगे, वहाँ का उतारेंगे, यहाँ तक उतार देंगे। ये सब चक्कर में पढ़ोगे तो जीवन बीत जाएगा, पूरा नोट्स नहीं बनेगा कभी। करंट अफेयर की क्लास अभी जो पढ़ा रहे इसके साथ करंट अफेयर तुम्हारा हो जाएगा। अलग से पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि अब साइंस एंड टेक का कोई करंट अफेयर आ गया, अब साइंस एंड टेक ABCD नहीं पता है, तो करंट अफेयर आपकी साइंस एंड टेक के साथ होगी तो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर होगा। जैसे मैं अभी एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ तो एनवायरनमेंट का करंट अफेयर साथ साथ चलेगा। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का चलेगा। पहले लगाता था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का पूरा बैकग्राउंड कवर करना पड़ता है। तो सप्ताह भर करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो भी नहीं कवर होगा। तो उसको कैसे करना है, अभी थोड़ा सा खुद से पढ़ो नॉवेल टाइप का, वो याद नहीं होगा लेकिन पढ़ने की आदत डालो पहले तो। और दूसरा फिर मैंने कहा कि जैसे अभी एनवायरनमेंट पढ़ो, अब एनवायरनमेंट का करंट अफेयर पढ़ डालो तुम साथ साथ। अभी से जो तुमसे जब से ज्वाइन किया है तब से तुम्हारे पास PDF होगा, तो वहाँ से स्टार्ट करो और आगे जब तक सिलेक्शन ना हो जाए एनवायरनमेंट का करंट अफेयर पढ़ो पहले। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर यदि मैं तुमको पढ़ाने लगूँ, अब तुमको गणतंत्र का अच्छे से मतलब नहीं पता होगा, बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, पॉस्को एक्ट आ गया बीच में अचानक से आ गया, पॉस्को एक्ट बताऊंगा तो फिर वो करंट अफेयर क्लास लंबी कैसे ख़त्म होगी, हो ही नहीं पाती है। तो पहले वीकली या बीच बीच में लगवाता था, ठीक है, लेकिन वो मुझे लगा कि नए बच्चों के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर हाँ उनके राहुल के लिए हो सकता है क्योंकि अब वो पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुका है, ये समझ में आ सकती है। लेकिन नए बच्चों के लिए वो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो क्लास करंट अफेयर की कितनी भी कोशिश करूँ तो कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको सब चीज़ की जरूरत। इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी जब तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ होगा तब तक इकोनॉमी की चीज़ें, इस बार की मौद्रिक नीति में ये परिवर्तन किए गए तो मुझे पूरा मौद्रिक नीति पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसमें क्या होता है GDP GNP बैंक रेट, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इकोनॉमी को करंट अफेयर कितना भी पढ़ाऊंगा तुम्हारे समझ में, तो इस कारण से नहीं करता हूँ। तो कैसे होगा करंट अफेयर मेरी, इसलिए मैं PDF दे देता हूँ ताकि उसको अभी नोट आप लोगों को क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है और उसको नॉवेल टाइप का पढ़ो। अभी ये मत सोचो कि उसमें से क्या चीज़ें याद हो रही नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ पढ़ने की आदत डालो कि नॉवेल कुछ तो याद होगा, कुछ तो होगा कि भैया ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके घर में ले जाके जेल में डाल दिए, इतना तो याद हो जाएगा। तो अभी तो ये देखो, फिर वेनेजुएला कहाँ पर है वो देखो, तो जो तुम्हारे बस की बात है वेनेजुएला देख लो, वेनेजुएला की पूरी ज्योग्राफी जब पढ़ ही रहे तब देखेंगे। अभी भी देख लो तुम एटलस खोल के कि वेनेजुएला कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा माउंटेन दिख रहा है, कौन सा क्या दिख रहा है, वो एटलस खोल के दिख जाएगा। तो जो जितना समझ में आ रहा है, जितना हो सकता है उसको साथ साथ करो अभी, और फिर जैसे टॉपिक चलते जाएगा वो करंट अफेयर अपने आप अपडेट होते जाएगा। क्लास में भी कराएंगे हम लोग और फिर आपको खुद से भी जो PDF रखा है, जैसे अभी मान लिया आपका नवंबर का रखा है, अब नवंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से वहाँ पे निकला हुआ है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो नवंबर से लेकर के आगे का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देखना स्टार्ट कर दो, तो करंट अफेयर वहीं पे अपडेट होते रहता है। तो इस तरीके से करना है, क्योंकि उस क्लास का कोई मतलब ही नहीं होता, कितनी भी कोशिश करूँगा तो मैंने कोशिश की थी लेकिन वो फ़ायदा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कैसे पढ़ाएगा आदमी, सब कुछ है उसमें, है कि नहीं। तो अभी तुमको सिर्फ
ये वाला काम करना है, करते हो? करो। ओके, तो वही तो आदत, अभी तो सिर्फ नॉवेल टाइप का पढ़ने का आदत डालो ना भाई उसको, मैंने वही कहा। और देश दुनिया में जो हो रहा है, न्यूज़पेपर ये सब अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा तुम लोगों ने। हाँ, तो न्यूज़पेपर को पढ़ो, देश दुनिया में क्या हो रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, है कि नहीं। और दूसरा, एक मैंने कहा शाम को 1-2 घंटा न्यूज़ चैनल पे गुजारो, वो सब वहाँ तो समझ में आ ही जाएगा क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो वो अभी आदत डालो, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आ जाएंगी। जब इन लोग भी आए थे शुरू में तुम्हारे टाइप के परेशान थे, अब उनको समझ में आ जाता है, तो धीरे धीरे करके करंट अफेयर हो जाएगा। अब जैसे एनवायरनमेंट पढ़ा, तो एनवायरनमेंट का जितना भी करंट है अब वो समझ में आ जाएगा। आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी करंट एनवायरनमेंट का आएगा वो अच्छे से समझ में अब तुमको आ जाएगा। अब वहाँ से नहीं आता तो फिर उसके बाद पूछ लो कि सर ये टॉपिक है एनवायरनमेंट का, करंट अफेयर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बताना उसको। इस तरीके से कवर करना है। एनीवे, अब आ जाओ IUCN। IUCN के द्वारा जो है नेक्स्ट आपका जो है जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत नया आपका जो संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में नेक्स्ट जो भी नंबर होगा, तीसरा चौथा, है ना। कौन सा देखा? माप देखा, दूसरा भी CBD के अंतर्गत ही देख रहे थे हम लोग जो है कि नहीं। और तीसरा हो गया IUCN के द्वारा एक रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है। बुक कहते हैं या लिस्ट कहते हैं, हिंदी में भी रेड, कभी कभी ट्रांसलेशन दे देता लाल आंकड़ा किताब, समझ गए, या सूची। शुद्ध ट्रांसलेशन करोगे तो लाल आंकड़ा किताब। तो IUCN के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के कंटेक्स्ट में ही पूरी स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है पूरे विश्व में, और एक सूची जारी की जाती है। तो इस सूची में क्या होता है, जिन जीव जंतु वनस्पतियों पर खतरा मंडरा रहा होता है, इस लिस्ट या बुक में क्या होता है आपके जो है, जो खतरे के कगार पर जो जीव जंतु वनस्पति होते हैं, किन पर खतरा है किन पर खतरा नहीं है, सबके बारे में वनस्पतियों की सूची जारी करता है। ये क्या करता है? सूची जारी करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप क्या जो है, अ लिस्ट रिलीज्ड बाय IUCN ऑफ फ्लोरा एंड फौना विच आर इन डेंजर्ड, जो खतरे की घंटी जिस पर मंडरा रही होती है, समझ रहे हो। तो इन सब का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किसकी है? IUCN की। और समय समय पे ये 1964 जारी करता है, 1964 से फिक्स समय नहीं है, बीच बीच में जारी करते रहता है। 1964 से रिलीज करता है। उस लिस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। पहली बात समझ में आया रेड डाटा बुक क्या है? आया कि नहीं आया? IUCN के बारे में कुछ पढ़े थे जाके? कब स्थापना हुई IUCN की? स्नेहा, चलो अभी तो कॉलेज भी पढ़, तुम्हारा तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है ना, कॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा कॉलेज के पढ़ना पड़ता होगा कि एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ते हो? ठीक है। तो कुछ चीज़ें IUCN वगैरह के बारे में बताया था ना मैंने कि एक बार अपने से भी कुछ देख लेना है, मैं तो बताऊंगा ही, नहीं बताया तो भी तुमको पता होना चाहिए। तो पहला तो याद क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा लिस्ट है क्या, तो उसका आंसर मिल गया कि रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा बुक क्या है, तुमसे कोई पूछे तो उसका आंसर मिला कि नहीं मिला? राइट। अब इस रेड डाटा बुक में 9 कैटेगरीज बनाई गई है, उन कैटेगरीज को याद रखना है। कितनी कैटेगरीज है आपका जो है? कैटेगरीज है
वैसे टोटल 11 है, लेकिन 9 ही मेन है, 9 श्रेणियाँ आपका जो है। तो 9 श्रेणियाँ क्या है, मतलब जितने भी जीव जंतु है उनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है आपका जो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, सॉरी एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियां। सबसे पहला आपका जो है विलुप्त प्रजातियां, नाम से ही क्लियर है, यानी इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, कभी शॉर्ट फॉर्म यूपीएससी भी भरोसा नहीं है, EX। तो विलुप्त से क्या समझ रहे हो? ठीक है, तो विलुप्त का मतलब अब पृथ्वी पर नहीं मिलते, कभी हुआ करते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डायनासोर। ठीक है, आज नहीं। तो विलुप्त का सिंपल सा है कि वे अपने प्राकृतिक आवासों में भी नहीं मिलते। प्राकृतिक आवास मतलब वन्य जीव क्षेत्र में भी नहीं मिलते, प्लस मानव संरक्षित क्षेत्र में भी कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। आया समझ में? समझ जाओगे इतनों से? नोट्स ऐसे ही बनाए जाते, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो नोट्स में मिल जाएगा। समझने के लिए, एग्जाम के लिए इतना ही काम आता है। नॉट फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट या वाइल्ड लाइफ एज वेल एज ह्यूमन प्रोटेक्टेड एरियाज, ह्यूमन प्रोटेक्टेड एरियाज। कहीं पे ट्रांसलेट करना भूल जाता तो बता दिया करो, ठीक है ना? मेरा चेहरा देखते रहते हो तो एक बार बोल दिया करो सर इंग्लिश में करके। तो कभी कभी क्या है ना कि वैसे तो दोनों बोलने का आदत है, लेकिन कभी कभी भूल भी जाता हूँ, कभी इंग्लिश बोल के हिंदी भूल जाता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिया? कोई डाउट यहाँ तक? समझ गए इसका मतलब कि वो पृथ्वी पर अब कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, ना प्राकृतिक आवासों में नहीं। तो उस पहली कैटेगरी। अब इसमें बहुत सारे जानवरों के नाम हैं, तो वो आपके नोट्स में दिया होगा, जितना याद कर सकते हो वो तुम्हारे पास में है उतना। डायनासोर नहीं मिलते, या तो जानते ही हो। एक होता है डोडो पक्षी, डोडो बर्ड होती थी वंस अपॉन अ टाइम। ये है मॉरिशस में मिलती थी। कहाँ मिलती थी? मॉरिशस की पक्षी थी, वो भी गायब हो गई। तो वैसी बहुत सारे लिस्ट है ना। एटलस भालू, ऑरोक्स, बॉली टाइगर, ब्लैक फिश, नोट्स कुछ नाम दिए तुम्हारे इसमें, तो इसको 2-4 बार पढ़ लेना, है ना। गिद्ध वगैरह भी कई जगह से खत्म हो गए, भारत में तो थोड़ा बहुत है भी। कैस्पियन टाइगर, कैरोलिना तोता, जापानी समुद्री शेर, ये सब तुम्हारे नोट्स की लिस्ट में दिया होगा, कई जगह पे दिया हुआ है, 2-4-10 बार। और करंट में अब जैसे करंट में कोई न्यूज वगैरह में, करंट अफेयर के एनवायरनमेंट वगैरह में कोई इस टाइप से जानवर का नाम आ गया, तो वो करंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। या हाल फिलहाल में कोई विलुप्त प्रजाति देखेंगे अब इसको भी करंट में कुछ होगा तो, खास करके भारत वाला देखना। पूरे वर्ल्ड का तो बहुत सारे हुए होंगे लुप्त, उतने भी लिस्ट याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा किसको याद करना पड़ता है? भगवान को। हाँ हाँ, अभी विलुप्त में तो नहीं आएगा, इंडेंजर्ड में आता है वो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रहता है। इंडियन राइनोसोर्स। हाँ चला गया, खत्म हो गया? कहाँ लिखा था? हाँ मतलब होगा, यदि कहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में जो है इंडियन राइनोसोर्स इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? लेब्राडोर, बदक, ये सब 3-4 कई सारे नाम दिए हुए, तो प्रिंटेड नोट्स 4-5 जितना याद कर सकते हो निकाल लेना।
तो पहला कैटेगरी समझ में आ गई। दूसरा है आपका जो है वन्य जीव क्षेत्रों में विलुप्त, वन्य क्षेत्रों में विलुप्त, वन्य जीव क्षेत्रों में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, इसका शॉर्ट फॉर्म EW। इससे क्या समझ गए कि ये वाइल्ड लाइफ में तो नहीं मिलते, मतलब प्राकृतिक आवासों में नहीं मिलते हैं, है ना। प्राकृतिक आवास मतलब वन्य जीव क्षेत्रों में तो खत्म हो गए, लेकिन मानव संरक्षित क्षेत्रों में केवल कहाँ मिलते हैं, केवल मानव संरक्षित क्षेत्रों में मिलते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्टेड एरियाज में, फाउंड ओनली इन ह्यूमन प्रोटेक्टेड रीजन्स या एरियाज, फाउंड ओनली इन ह्यूमन प्रोटेक्टेड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, EW। आया समझ में। जैसे भारतीय चीता, ये प्राकृतिक रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग उसको कहीं और से ला करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी बचे खुचे उसको बचाने का प्रयास। तो इसमें भी बहुत सारी लंबी लाइन है तुम्हारे पास, है ना। 2-3 लिस्ट दिया हुआ है, नोट्स देखे हो। तो भारतीय चीता याद कर ना, एक है बारबरी शेर, बारबरी या बब्बर शेर रहा होगा, वो शायद विलुप्त हो चुका है लेकिन कुछ मिलता है अभी। कैटरीना पपकीज, हवाई क्रो, हवाई क्रो, क्रो मतलब कौवा होगा। तो कुछ का हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कुछ इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है, तो इसीलिए थोड़ा सा। उत्तरी सफ़ेद गैंडा, नॉर्थ वाइट राइनोसोर्स वगैरह होगा। तो ये कुछ नाम हैं जो वन्य जीवों में। अब आते हैं संकटनापन्न प्रजाति। थर्ड हमारा है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटस्थ, संकटनापन्न, हिंदी में दोनों वर्ड यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म है EN, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब है कि पिछले 10 वर्षों में, इन प्रीवियस 10 ईयर्स, या पिछले 3 पीढ़ियों में 70% मूल प्रजाति का क्या हो चुका हो, विनाश हो चुका हो। मूल प्रजाति किसका प्रजाति, तो जीव जंतु वनस्पति की सब आ जाएंगे, का विनाश, डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, उनको हम किस में रखते हैं, इंडेंजर्ड में रखते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा 70% ऑफ नेटिव स्पीसीज डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्टेड इन ईदर प्रीवियस 10 years और 3 जनरेशन और प्रीवियस 3 generations। समझ में आया इसका मतलब, या तो पिछले 10 वर्षों में 70% खत्म हो गई हो, या फिर पिछले 3 पीढ़ियों में 70% खत्म हो गई हो। तो ऐसी प्रजातियों को किसमें रखेंगे हम लोग, इंडेंजर्ड में। नोट लाए प्रिंटेड वाले, तो उसमें देखना है खोल करके, एक पूरी चार्ट बना करके लिस्ट दिया हुआ है। भारत के कंटेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी उसको अच्छे से पढ़ लेना है। कौन से इंडेंजर्ड में, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो कहाँ मिलती है, एक पूरा लायो नोट से थोड़ा देख लो तो
कैसे पढ़ना, एक पूरा फ्लो चार्ट दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला है। तो उसमें डब्बा डब्बा बना के कौन सा जीव का नाम क्रिटिकली, जैसे इंडेंजर्ड में होगा तो ईयन लिखा होगा, इंडेंजर्ड में होगा तो ईयन लिखा होगा, और उसके बारे में कुछ विशेषताएं दी होगी, कहाँ मिलता है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नोट्स लेके भी लाया करो, थोड़ा सा दिए है तो एटलस लेकर के आए हो एटलस सब लोग? रोज बोलता हूँ तो भी खोल के रखे हो कोई नहीं? चलिए, समझ में आया? चलूँ आगे। तो ये हो गया आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इसमें एग्जांपल्स में आपके नोट्स में बहुत सारे दिए हैं। अफ्रीकी पेंगुइन, अफ्रीकी जंगल हाथी, जंगली कुत्ता, एशियाई हाथी, एशियाई शेर, नीली व्हेल, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल बताया था विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति है स्तनधारियों में ब्लू व्हेल। तो ये किस में आती है? तो इंडेंजर्ड में डाला गया है। किस में डाला गया आपका जो है? इंडेंजर्ड में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट उसको नोट कर, एशियाई टाइगर्स, एशियाई एलिफेंट्स, है ना। विशाल का है उदबिलाव। उदबिलाव क्या होता है? हाँ, ठीक है, तो जो भी जानवर होगा इंग्लिश हिंदी याद कर लेना। विशाल का है पांडा। पांडा उधर हिमालय क्षेत्र में मिलता है। ग्रीन समुद्री कछुए, जापानी क्रेन, सुंड बंदर, कुछ ऐसे लिखे हो। दरियाई घोड़ा, बौना दरियाई घोड़ा। तो ये दरियाई मतलब समुद्र में रहने वाला है, जल में रहने वाला। आया समझ में? तो ऐसे कुछ है तो उसको याद रख लेना है। और बाकी करंट में कोई इस तरह से इंडेंजर्ड वगैरह में कुछ न्यूज में आता है उसको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 जगह पे दिया हुआ है। एक ये वाला जो फ्लो चार्ट दिया है वो थोड़ा कम से कम याद कर लेना। जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है एक तो इस तरीके से बना के अलग अलग प्रजातियों का नाम, इंडेंजर्ड है तो इंडेंजर्ड लिखा होगा, CR अभी पढ़ने वाले हैं, EX है तो EX लिखा होगा, EW लिखा होगा कहीं पे, तो इस तरीके से लिखा होगा। आया समझ में? तो वो पढ़ लेना है। मिला अनुष्का? मिला नहीं मिला? चलिए, तो वो आप लोग की क्षमता के आधार। चौथे में आ जाओ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको CR दिया हुआ है, हिंदी में हो जाएगा अति संकटस्थ या अति संकटनापन्न। अति संकटस्थ या अति संकटनापन्न, CR। मतलब संकटस्थ जो है थ्रेटन के लिए यूज किया, संकटनापन्न नहीं कर लेना इसको भी यार। थ्रेटन के लिए यूज किया संकटस्थ वाला, ये आपका केवल संकटनापन्न नहीं लिख लेना यहाँ पे, है ना। मैंने कहा कन्फ्यूजन होता है। इंडेंजर्ड के लिए ये वाला वर्ड यूज किया है। अब ये इसके पढ़ेंगे थ्रेटन करके, उसके लिए संकटस्थ वर्ड यूज किया हुआ है, इसके लिए संकटस्थ किया हुआ है। तो संकटनापन्न कर देना, उसको काट देना। चौथा है आपका पांचवा जो भी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये जो परिभाषा लिखा था ऊपर वाली सेम परिभाषा रहेगी, बस 70 की जगह कितना हो जाएगा? 80%। 70 की जगह क्या हो जाएगा? 80%। तो वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाएगा। आया समझ में? जैसे अब तुम लोग का इकोनॉमी खत्म हो गया ना नए बच्चों का, तो अब इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करो। अब आगे जो पढ़ोगे इकोनॉमी का वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो PDF निकाल करके, कितने लोग निकालते हो PDF? हाँ, सिर्फ 2 ही लोग। ऑनलाइन मत देखा करो, PDF निकाल के हार्ड कॉपी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसमें लिख करके कुछ अपने हिसाब से पॉइंट बना के याद करने के लिए अच्छा रहेगा। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा हार्ड कॉपी निकाल के उसको बाकायदा संभाल के रखना है साल भर के लिए, आगे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि एक बार में नहीं होगा। उसको 10 बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज नहीं करोगे तो करंट अफेयर कोई काम का
नहीं है, नहीं, ये करना जरूरी है, मुझे मालूम है नहीं करते, विशाल भी नहीं करता है, ठीक है, बाद में सुधरे होंगे जब एक आध एग्जाम फेल हो गए होंगे तब, ठीक है। तो यूट्यूब वगैरह में किसी करंट अफेयर क्लास में उतना फ़ायदा नहीं है कि वो एक ठो डाल दिया उसमें से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो सब छोटे मोटे एग्जाम में भले काम आएगा, यूपीएससी में यूपीएससी में करंट अफेयर पढ़ना तो इसके अलावा बेस्ट तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। डेली का डेली भी देख रहे हो तो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि एग्जाम तक भूल जाओगे। और जो करा रहे हैं उन लोग, तरीका यही है सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि करंट अफेयर को जिस टॉपिक को पढ़ो उसी टॉपिक का करंट अफेयर साथ साथ अपडेट करते जाना है। अभी सिर्फ तुम्हें नॉवल टाइप का, अब जो टॉपिक हो जा रही थी, इकोनॉमी तुम लोग का हो गया, तो अब इकोनॉमी का करंट अफेयर तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो सर को पकड़ो और जो इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ो उसी में आपका अपने शब्दों में पॉइंट बना के वही साइड में लिखना स्टार्ट करो, या कुछ अलग से कॉपी पेज में लिख रहे हो तो उसी में पिन कर दो आपके जो, ये सब तरीके से नोट्स बना के सीखने पड़ते हैं कलरफुल। तो ये अति क्रिटिकल में आ गया आपका। तो क्रिटिकल में एशियाई चीता, अफ्रीकी जंगली गधा, ये सब नाम लिखे हुए हैं, चीनी मगरमच्छ, चीनी एलिगेटर, घड़ियाल, तो ये सब नाम दिया हुआ है, इतना याद नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा ऐसे पूछता भी नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ पूछ भी देता है। सुमात्रा का गैंडा, लेकिन एक दो बार पढ़ लेना। जैसे यांगसी नदी का डेल्फिन, यांगसी नदी का है चाइना में, आया समझ में। तो ये कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले हैं, भारत का जरूर पढ़ लेना, भारत में कुछ एक आध दो क्रिटिकली, तो लिस्ट में दिया हुआ है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, कहाँ मिलता है? भारत में इसका शिकार प्रतिबंध है, यह उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है, शुतुरमुर्ग की भांति दिखता है। और कहाँ मिलता है? उधर आपका राजस्थान थार वाले डिजर्ट में, गुजरात वाले क्षेत्र में, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। आ रहा है अब समझ में? और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका आज की डेट में एआई का यूज कर लो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डाल लो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो उसी में डाल दो, नोट्स में डाल दो। आया समझ में? तो क्योंकि नोट्स बनाया था उस समय एआई नहीं था, अब इसको एक बार बैठ के मुझे फिर से अपडेट करना पड़ेगा, इसके कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाए तो, क्योंकि उस समय बनाया था जब बुक से उठा करके जो जो मिला वो डालते गया। गूगल से भी डाला था, गूगल भी आ गया है, तो एआई वाला अभी आया। एआई का फ़ायदा ये है कि वो 10 कई जगह से अपने अपने हिसाब से सर्च करके उठा के कई सारी चीज़ें दे देता है, तो एक आध दो नई चीज़ें भी मिल जाती है ना, उसका सोर्स। आया समझ में? तो ये सब लिस्ट दिया हुआ है आपका, एक दो बार ध्यान से पढ़ लेना है। गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कहाँ मिलती है? तो ये आपका जो है बांग्लादेश, गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो ये मिला हिमालयन बटेर क्वेल, हिमालयन क्वेल आपका जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो ये सब चीज़ें हैं। तीतर समुदाय का पक्षी, कारण भी दिया हुआ क्यों इंडेंजर्ड में आई, तो ये नोट्स से उठा करके पढ़ना है। आया समझ में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है मैंने बता दिया। चलूँ आगे, नेक्स्ट है थ्रेटन्ड, 5वां नंबर आ जाओ, थ्रेटन्ड। वर्ल्ड का भी दिया है कुछ, लेकिन इंडिया वाले तो कम से कम अच्छे से याद कर लेना, वर्ल्ड का भले याद ना हो, वर्ल्ड का एक आध दो फेमस है वो याद कर लेना। थ्रेटन का है हिंदी में संकटस्थ, तो परिभाषा वही रहेगी, उसमें 90% आ जाएगा। मेरा काम ये इजी करना है, समझ गया? मेरा काम क्लास में क्या है? इजी करके देना है, और नोट्स में मैंने इजी करके डाला, बाकी जगह समझ में नहीं आएगा। आया समझ में? और इसका शॉर्ट है टीएन, थ्रेटन का शॉर्ट फॉर्म है टीएन। तो इसमें परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसमें अफ्रीकी हाथी आ गया, चीता को भी रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। गालापागोस कछुआ, जैसे गालापागोस कछुआ कहाँ मिलता है? तो गालापागोस एक आइलैंड है, कहाँ पर है विशाल? उड़ीसा। कहाँ से जाएगा?
ठीक है, यहाँ पर है गालापागोस आइलैंड। तो यहाँ पर भी एक कुछ बहुत सारे कछुए की प्रजातियां मिलती है जो खत्म होने के कगार पर है। हाँ, उड़ीसा में जो मिलता है वह है ना, उड़ीसा का जो है ऑडिव रिले कछुआ है आपका, ऑडिव रिले टॉर्टाइज, उड़ीसा वाला। और भी एक प्रजाति है आपका ऑडिव, एक और कौन सा बताया था उस दिन, और कुछ नाम आता है कछुए की प्रजाति में। तो ये सब आते रहेंगे, है ना। स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर कहाँ मिलते हैं, स्लॉथ बियर, बियर, ठीक है। तो ये सब चलिए कहीं न कहीं लिखा होगा देख लेना। तो ये संकटक समझ में आ गया, थ्रेटन वाले, तो कुछ याद करके रखना है। थ्रेटन हो गया, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ वल्नरेबल। छठवा है आपका वल्नरेबल, हिंदी में कहते हैं हिंदी में है आपका जो है इसको कहते हैं आपका जो है सुभेद्य, सुभेद्य। और कोई वर्ड यूज होता है इसके लिए हिंदी में और कुछ, ठीक है, सुभेद्य। हाँ हाँ, संवेदनशील भी बोल देते हैं, और एक आध और कोई वर्ड होता है इसके लिए। चलिए एनीवे, वल्नरेबल का मतलब है कि जो जिस पर खतरा मंडरा रहा, जैसे वल्नरेबल पीपल या पॉपुलेशन में कौन आते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन या वल्नरेबल ह्यूमन बींग्स में कौन आएंगे, जिनको जल्दी से चोट या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तो तुम लोग नहीं आओगे बराबर वाले, जेंडर इक्वालिटी वाले हो, ठीक है। तो वल्नरेबल ह्यूमन बींग्स में बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को रखा जाता है। तो महिलाओं को रखूँगी नहीं रखूँ, वल्नरेबल में अभी तुम लोग को बुरा तो नहीं मान जाओगे, हैं? क्या बोल रहे विकास, क्या पता मान जाएंगे बुरा, बोले हम लोग को वल्नरेबल कैसे बोल दिया, अब हम तुम लोग के बराबर हो गए, अब तो मेल इक्वालिटी और फीमेल इक्वालिटी की बात हो रही नहीं भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी हम 12 बजे इतना निडर होके घूम सकते हो, तुम लोग नहीं घूम सकते, लेकिन कारण हम लोग ही है। ठीक है, कि कारण जो है पुरुष लोग ही है। वैसे हम लोग अच्छे शरीफ लोग, हम लोग भी डरते हैं रात को 10-11 बजे जब निकलते हैं, तो पी खा के घूमने वालों समय भी डर लगता है, वो ऐसी गाड़ी चलाएंगे जैसे कि पूछो मत। और उसके बाद उसको उनको कुछ ऐसा देखो ना, तो ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग, हमने क्राइम, हम गलत कर रहे हैं, और हमेशा वो लड़ने मारने को रात को तैयार रहते हैं, ठीक है। उनसे यदि पंगा थोड़ा सा कुछ भी करो तो ऐसे लोग घूमते रहते हैं। दिल्ली विल्ली में इतना नहीं होता, दिल्ली में भले ही बड़ी सिटी है लेकिन सेफ है, वहाँ पे आराम से 12-1-2 बजे भी लड़कियाँ घूमेंगी तो उतना कोई हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस वहाँ एक्टिव रहती है। और सेफ मुंबई में नहीं करेगा क्योंकि वो वहाँ का माहौल स्टेप से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब नशाखोर लोग घूमते रहते हैं, वहाँ पे भी खतरा रहता है सुनसान इलाकों में, ठीक है, सुनसान इलाकों में तो रहेगा ही। चलिए, तो वल्नरेबल का मतलब हो गया, परिभाषा इसमें डालेंगे तो 50% डाल देना, उस पीछे वाली परिभाषा में क्या डाल दोगे, 50%, तो उसको वल्नरेबल में रखा जाए कि 50% खत्म हो चुके हैं, अब ध्यान नहीं देंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, तो वल्नरेबल में आ जाएंगे। आया समझ में डेफिनेशन? सेम है, बस मैंने कहा ना आपको सरल बना, को खुद पढ़ोगे तो लगेगा क्या पढ़ूं, क्या याद करूं। वल्नरेबल में कुछ है जैसे चंदन, चंदन का वृक्ष, सैंडलवुड, हमने इसको वल्नरेबल में ला दिया। जो अंडमान निकोबार में वहाँ की एक स्टेट ट्री बताया था, क्या था, ने पड़ॉक ना, PA क्या था, DAUK ऐसी कुछ था, पड़ॉक, तो ये भी वल्नरेबल में है। देवदार का वृक्ष, देवदार मिलता है आपका हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड वगैरह में ऊंचाई पे मिलता है, ये आपका 2000 से 3000 की ऊंचाई पे मिलता है हिमालय में। देवदार मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में मिलेगा, देवदार ही कहते हैं, देवदार। सुगंधित लकड़ी के वन होते हैं,
सुगंधित लकड़ी के वन होते हैं आपके जो है। हाँ हाँ, आया समझ में? इसके अलावा जो है आपका कुछ जनजातियां भारत में, जैसे अंडमान निकोबार में 4 जनजातियां मिलती है, उनको भी वल्नरेबल में रखा गया, मतलब मानव की जनजातियां भी खतरे में है। ओंग्स, एक है आपका सैम्पेन है, सैम्पेन। सेंटिलीज सबसे अभी भी आदि मानव टाइप का रहती है। चले जाओगे तो उनके क्षेत्र में चले गए तो तीर धनुष से तुमको दुनिया से बाहर भेज देंगे। जारवा, WA होगा, जारवा। ये अंडमान निकोबार की कुछ जनजातियां जो लुप्त होने के कगार पर है, मतलब गिनी चुनी संख्या में बची है। क्या हो गया साक्षी? सेंटिलीज है, जो लिखा है वही है। क्या लिखा है, क्या दिख रहा है? ओ से स्टार्ट है, फिर ओ के बाद क्या दिख रहा है? नहीं, एन है, एन, ओंग्स। सुबह दौड़ा करो, दिमाग तेज चलेगा। नहीं, शरीर के साथ फिर दिमाग भी तेज होता है, दौड़ने से माइंड की स्पीड बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी ना भाई। सही बता रहा हूँ, दौड़ने से सिर्फ शरीर ठीक नहीं रहता, सबसे अच्छा दौड़ना है। दौड़ने के साथ साथ माइंड भी तेज चलता है। ब्रेन के टिश्यूज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? न्यूरॉन्स। क्या हो गया, लिख लिया? नहीं लिखा? ओंग्स है, सैम्पेन है, सेंटिलीज है, बोलता हूँ उसको भी सुना करो ना। मेरी ये तो मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। जारवा का JARWA तो पढ़ लोगे, जारवा, समझ गए? तो ये हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कुछ जनजातियां हैं, मनसड़ और राजी रावल जनजातियां। उत्तराखंड में भी है एक मनसड़ या मनसाड़ जनजाति, राजी जनजाति, रावल जनजाति। ट्राइब्स है ये आपके जो है मनसड़ ट्राइब्स। मनसड़ या मनसाड़, राजी का तो लिख ही लोगे, रावल भी लिख ही लेना। ये भी ट्राइब्स में आते हैं। हाँ, कितना बज गया? बस 5 मिनट में आ रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हो गया आपका वल्नरेबल, क्लियर हो गया? तो वल्नरेबल में इस आएंगे। और इंडोनेशिया में एक छिपकली मिलती है, इसका नाम है कनोडो ड्रैगन छिपकली। देख के डर जाओगे, छिपकली देख के कौन कौन डरता है? तो इंडिया की छिपकली से तो डर ही जाते हो। एक इंडोनेशिया में मिलती है कनोडो ड्रैगन छिपकली। कहाँ मिलती है? इंडोनेशिया में मिलती है। हाँ, पर्टिकुलर सुमात्रा या जावा में होगा, देख लेना। इंडोनेशिया लिख लो, कमोडो है, देख लो, कमोडो ड्रैगन छिपकली। चलिए, तो ये हो गया आपके सुभेद्य, वल्नरेबल में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ दुर्लभ, 7th नंबर आ जाओ रेयर। किसका वाला?
वल्नरेबल का शॉर्ट फॉर्म यू, VU, वल्नरेबल। और इसके बाद है दुर्लभ, दुर्लभ स्पीसीज, RS, रेयर। दुर्लभ का मतलब है कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में ही मिलती है, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित, उसको दुर्लभ में रखा जाता है। जैसे बासमती चावल, ये भारत के देहरादून क्षेत्र में और पाकिस्तान में मिलता है बस। बासमती चावल देहरादून की दून घाटी में। अरे ठीक है, मैं ये जो अभी ऊपर एग्जाम्पल लिखवाए ना, ये रेयर में थे यार, सॉरी। ठीक है, वल्नरेबल में नहीं थे। जितने एग्जाम्पल अभी लिखा ना मैं, कनोडो ड्रैगन, ये चंदन वंदन, ये सब रेयर में आ जाएंगे, सॉरी रेयर में डाल देना। इसके जितने एग्जाम्पल पढ़े ना अभी ये वाले, ये रेयर में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। ठीक, उसी के बाद लिखा था तुरंत तो मैं उसको कंफ्यूज, ये सब रेयर में आएंगे। वल्नरेबल में तो बहुत सारे 50% से वाले अलग हटा दो, ये रेयर वाले में आएंगे। इसमें डाल, चेंज करके इधर डाल देना रेयर वाले, एग्जाम्पल रेयर करके ऊपर कर देना। हाँ बस आए सर 5 में। ठीक, ठीक है, हो गया। चलिए भाई, कल बाकी 2-3 चीज़ कल देखते हैं, बार बार बुलावा है तो।